हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएस पर। आज हम पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ। हम भारतीयों ने अंग्रेज़ों के साथ कौन-कौन सी संधियाँ की थी? कौन-कौन सी संधियाँ की थी? 2 प्रकार की संधियाँ की थी हमने। कौन-कौन सी थी? सहायक संधि और अधीनस्थ संधि। सहायक संधि में क्या था कि जो अंग्रेज़ होंगे उनके अधीन नहीं होंगे, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं होंगे हमारे राजा। वो अपने फैसले जो थे उनको स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। लेकिन अधीनस्थ संधि में क्या था, जो राजा थे वो अपने आंतरिक बाहरी सभी मामले अंग्रेज़ों के थ्रू होकर के लेते थे। वो अंग्रेज़ों के अंडर में एक टाइप से उनके अधीन होकर के काम करते थे। और इसके बदले अंग्रेज़ क्या लेते थे उनसे? टैक्स लेते। टैक्स के रूप में क्या लेते थे? चौथ कर। चौथ कर का मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही। वो चौथ कर डायरेक्ट नहीं लेते थे, वो उन्होंने क्या बोला था कि आप जो चौथ कर आप उनको देते थे मराठा को, वही जो वो पार्ट है वो आज आप हमें दे दीजिए और हम आपकी हेल्प की करेंगे। इस थ्रू ऐसे उन्होंने संधियाँ की थी। अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके प्रतीक क्या थे, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, एजीजी कौन थे। एजीजी गवर्नर जनरल का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा समझाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो हमारे पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, डिटेल से मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। आप सबसे पहले हम देखेंगे कि उस टाइम पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये देखिए उस टाइम पर अंग्रेज़ों के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पेमस्टन। कौन थे उनके अंग्रेज़ों के प्रधानमंत्री? लॉर्ड पेमस्टन। और अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पर? लॉर्ड कैनिंग। उनके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और टाइम पर राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। याद रखना इनके बेटे का आगे जिक्र होगा इसी 1857 की क्रांति में। और अक्सर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उस 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति भारत में कब स्टार्ट हुई थी? भारत में स्टार्ट हुई थी 10 मई को। और 10 मई को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को। कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी से। मेरठ कहाँ पे है? आपके यूपी में, ठीक है। और राजस्थान में कब हुई थी? 28 मई को। 18 दिन बाद हमारे राजस्थान में भी स्टार्ट हो गई थी। और नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी, हमारे छावनियाँ क्या होती हैं? सैनिकों का अड्डा होता है, जो अभी इस टाइम पर बटालियन वगैरह कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको बटालियन कहते हैं, मतलब सैनिकों की टुकड़ी। जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो छावनियाँ कहलाती हैं, जहाँ पे सैनिक रहते हैं, उनकी सैनिकों की टुकड़ी बटालियन रहती है वहाँ पे, ठीक है। सैनिकों का अड्डा अभी भी तो है हमारे पास, बहुत सारे हैं बॉर्डर्स पे, अंदर बाहर काफ़ी सारी आर्मी और फौजियों की, बीएसएफ की, कमांडोज़ की हमारे पास बटालियंस है। वो अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी छावनियों में रहती हैं। उनके नंबर्स दे रखे होते हैं कि ये बटालियन इस छावनी में रहेगी, ये बटालियन इस छावनी में रहेगी, ठीक है। अब आपके देखेंगे कि हमारे जो राजस्थान था उसमें 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। अब वो 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? नसीराबाद, जो नसीराबाद छावनी थी वो सबसे बड़ी छावनी थी। वो जो बाकी की 5 छावनियाँ थी उन पर क्या था? नसीराबाद छावनी उनमें मुख्यालय थी उनका, वो उसी की देख रेख में सभी छावनियों में काम चलता था, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही पार्ट में जिक्र किया था, नसीराबाद छावनी थी उसकी स्थापना किसने की थी? डेविड ऑक्टरलोई ने। कब की थी? 1818 में, ठीक है। तो पहली छावनी हमारी नसीराबाद, नीमच, फिर देवली, एरनपुरा, ब्यावर, खैरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ हैं। और जिनमें से 2 छावनियों में क्रांति हुई ही नहीं थी। कौन कौन से? ब्यावर और आपकी खैरवाड़ा में कोई क्रांति ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने सैनिकों को ब्राउन ब्रेश के स्थान पर एनफील्ड नामक राइफल दी, जिसमें कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी थी। जो कारतूस होता है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। माना कि यार पेन नहीं चल रहा है, चल गया। ये देखिए, माना कि ये हमारी गोली है, ये गोली है। अब ये गोली डायरेक्ट तो होगी नहीं, इसके ऊपर उन्होंने क्या था? उन्होंने कोटिंग की थी गाय। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से उन्होंने कोटिंग की थी। किस चीज़ की कोटिंग की थी उन्होंने? गाय और सूअर की चर्बी की कोटिंग की थी उन्होंने। तो उस गाय को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और सूअर को अपवित्र माना जाता है।
वजह से जो हमारे जो धार्मिक हिंसा थी वो भड़क उठी थी। हमारे जो लोग थे वो अत्यंत धार्मिक होते हैं, तो वो अपने बोल रहे थे कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई है, इसलिए उन्होंने क्रांति कर दी। और भी बहुत सारे कारण थे, अंग्रेज़ों का दमन, उनकी नीतियाँ, उनका विद्रोह करना, और अपने भारतीयों को नीचा दिखाना, अपने भारतीयों को कम, हम जो भारतीय थे उनको कम सुख सुविधाएँ देना, ये सारे इन सभी कारणों से, काले गोरे का भेद करना, आदि कारणों से उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र तथा सूअर को मुस्लिम धर्म में अपवित्र माना जाता है। इससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई थी। ठीक है, आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। क्रांति के दौरान सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6। मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। नसीराबाद जो कि है अजमेर में, ठीक है, नीमच एमपी में, वर्तमान में एमपी में है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ये रियासतें थी ना, अपनी सारी रियासतें थी, तो इनमें क्या था कि जो एमपी का कुछ हिस्सा था वो राजस्थान में आता था, इसलिए ये नीमच छावनी है हमारे राजस्थान की कहला रही है। ठीक है, नीमच एमपी में है। और देवली कहाँ पे? आपकी टोंक में, एरनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर। अभी ब्यावर एक अलग जिला बन चुका है वर्तमान में, लेकिन उस टाइम पर ब्यावर क्या था, ब्यावर जो छावनी थी वो अजमेर में थी। ठीक है, खैरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, अब हम इनकी स्थापना पढ़ेंगे। नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1818 में। इसके संस्थापक थे डेविड ऑक्टेलोनी। यह छावनी अन्य छावनियों का मुख्यालय थी, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब देवली छावनी की स्थापना 1838 में कोटा कंटेंजेंट में का मुख्यालय था। जो ये कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय कहाँ था? देवली। अभी हमारे हाड़ौती वाला हिस्सा है वो झाबू बाबूजी झालावाड़, टोंक, बूंदी, बारा, ये वाला हिस्सा हमारा हाड़ौती का कहलाता है ना। तो कोटा कंटेंजेंट उस टाइम पे मुख्यालय था। तो कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय कहाँ पर था? देवली में, जो कि टोंक में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरनपुरा छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1835 में, जिसके संस्थापक कौन थे? मेजर डाउनिंग। अब ये एरनपुरा पाली है। पाली आपके जो मरु इलाका होता है उस इलाके में आता है। तो उस टाइम पे मरुस्थल ज़्यादा कहाँ पे माना जाता है? आपके जोधपुर में। तो जोधपुर लिजियाने का मुख्यालय कहाँ है? एरनपुरा पाली में। ब्यावर के छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1822 में। इसके संस्थापक थे मेजर डिक्सन, और ये मेरवाड़ा बटालियन के मुख्यालय थे। खैरवाड़ा छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। ठीक है, 1837 में आउटरम ने अपनी सिफारिशें दी थी, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। फिर मेवाड़ व्हील कॉर्प्स का मुख्यालय भी यही कहलाई है। ठीक है, खैरवाड़ा छावनी। 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया गया है, मुख्यालय जुनून। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि शेखावाटी ब्रिगेड का गठन कब किया गया था और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। आप इसको याद रखना अच्छे से। 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया गया और इसका मुख्यालय है आपके झुंझुनू में। ठीक है, आया समझ में? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मतलब नॉर्मल सा देखा है क्रांतियों की। अभी हम क्रांतियों में अंदर छावनियों में घुसे नहीं हैं। तो अभी आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट सारी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपकी कमेंट देखूँगी और आपकी जो भी डाउट होंगे मैं उनको क्लियर ज़रूर करूँगी। ठीक है, आपको ये सीईटी का एग्ज़ाम है। सीईटी नहीं, ये क्लास सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए है, लेकिन अभी सीईटी की बच्चे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेशल फॉर सीईटी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम नसीराबाद का विद्रोह। अब जो नसीराबाद थी, मैंने आपको कहा था, आपको पहले ही समझाया था कि भारत में कब हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? 10 मई 1857 को। ठीक है, और फिर राजस्थान में कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद में। तो नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद छावनी में क्रांति कब हुई थी? 28 मई 1857 को।
अब ये क्रांति किसने थी? ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। यहाँ पे नसीराबाद जो छावनी थी उसमें 3 बटालियंस थी। कौन कौन सी 3 बटालियंस थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स। जो बॉम्बे लांसर्स थी वो अंग्रेज़ों की वफादार थी, ठीक है, लेकिन 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो अंग्रेज़ों की विद्रोही थी, वो उनका विद्रोह कर रही थी। उन्होंने जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने उसकी शुरुआत की थी, क्रांति की शुरुआत की थी राजस्थान में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति कर दी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड को मार डाला। लेफ्टिनेंट लॉग और कैप्टन हार्डी घायल हो गए। कर्नल पेवी को ब्यावर जाते समय रास्ते में हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि इस अंग्रेज गवर्नर जनरल का, अंग्रेज अधिकारी का संबंध किस क्रांति से है? अक्सर पूछा जाता है, तो आपको स्पेशली इनके नाम याद रखने होंगे। देखिए, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड, ठीक है। इनकी तो क्या इनको तो मार दिया था क्रांतिकारियों ने। कौन सी छावनी? नसीराबाद की छावनियों की क्रांतियों ने, ठीक है, क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड को, और लेफ्टिनेंट लॉग और कैप्टन हार्डी क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, और कर्नल पेवी को हार्ट अटैक हो गया था ब्यावर जाते टाइम, ठीक है। फिर 30 मई 1857 को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे। अब ये 30 मई को ये भी मिल गए थे, तो फिर इन्होंने क्या किया था? क्रांतिकारी भी दिल्ली की तरफ चले गए, ये क्रांतिकारी भी। और ये क्रांतिकारी, आपने ये बात देखी होगी, दिल्ली की तरफ, ये दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे थे? आपने भारत में जब क्रांति हुई थी तो वो सारे क्रांतिकारी थे वो भी दिल्ली जा रहे थे। वो दिल्ली जा क्यों रहे थे? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि भारतीयों को क्या लगता था उस टाइम पर, जो दिल्ली का बादशाह थी वो किसके पास थी? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास, ठीक है। तो इनके पास जो थी, उनके पास बादशाह थी, तो जितने भी क्रांतिकारी थे उनको लगता था कि हमने क्रांति तो कर दी, अब ये अंग्रेज अधिकारी हमें मार डालेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? ये बहादुर शाह जफर के पास उन्होंने शरण लेना स्टार्ट कर दिया। हमने क्रांति कर दी, अब बहादुर शाह जफर ही हैं जो हमें शरण देंगे और हमारी रक्षा करेंगे। फिर उनके पास जा कर के हम अन्य विद्रोहों को और अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैप्टन हिथकोट ने क्रांतिकारियों का पीछा किया किंतु असफल रहे। अब आपने देखा होगा इसमें 2 और 5 और ये 6 अंग्रेज अधिकारियों के नाम आए हैं इसमें। नसीराबाद क्रांति से कितने अंग्रेज अधिकारी जुड़े हुए हैं? 6 अंग्रेज अधिकारी। कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पॉटिसवुड, लेफ्टिनेंट लॉ, कैप्टन हार्डी, कर्नल पेवी और कैप्टन हिथकोट। कितने हैं? 6 अंग्रेज अधिकारी। अब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो नाम याद रखने ही पड़ेंगे। अभी ये याद रखने पड़ेंगे। और अक्सर पूछा जाता है किस अंग्रेज अधिकारी का संबंध किस क्रांति से है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर नसीराबाद में उपस्थित सेना। अब नसीराबाद में मैंने आपको पहले बता दिया था कि नसीराबाद में 3 सेनाएं उपस्थित थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स थी अंग्रेजों की समर्थक थी। और 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी अंग्रेजों की विद्रोही। अब इसी नसीराबाद क्रांति में मेजर पेशार थे, वो एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, म्यूटनिंग इन राजपूताना। उस टाइम पर भारत को, राजस्थान नहीं कहा जाता था, राजपूताना इस इलाका कहा जाता, क्योंकि वहाँ पे राजपूतों का ज़्यादा शासन था। वहाँ पे जो राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। राजाओं के मतलब जो जितने भी राजपूत थे, योद्धा थे, वो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि वहीं पे पैदा हुए हैं, ठीक है। योद्धाओं की जन्मभूमि भी कहा जाता है। वो कौन थे? अब उनकी पुस्तक कौन सी थी? म्यूटनिंग इन राजपूताना, ठीक है। अब हमारी एक क्रांति कंप्लीट हुई है, एक छावनी में नसीराबाद की कंप्लीट हुई। आपको समझ में आया ना नसीराबाद की क्रांति क्या क्या था? एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं।
नसीराबाद में कब हुई थी क्रांति? 28 मई 1857 को, ठीक है। फिर उससे अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से संबंधित थे? कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पॉटिसवुड, लेफ्टिनेंट लॉक, कैप्टन हिथकोट और कर्नल पेवी, ठीक है। ये 6 अंग्रेज अधिकारी थे और इन्होंने और एक मेजर पिचार्ड थी जिन्होंने मीटिंग इन राजपूताना पुस्तक लिखी थी। अब हम दूसरी क्रांति पर आ जाते हैं, नीमच का विद्रोह, ठीक है। अब नीमच में कब हुई थी? वहाँ पे तो हुई थी 28 मई को नसीराबाद में। अब नीमच में कब हुई थी? 2 जून को, ठीक है। 2 जून 1857 को नीमच छावनी में कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई, तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने भाई शपथ ही क्यों दिलाई? वो कोई और रास्ता भी तो अपना सकते थे। नहीं, वो कोई और रास्ता नहीं अपना सकते थे, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो हम भारतीय हैं उनमें धार्मिकता, दया भावना ये बहुत ज़्यादा है और वो अपने वादे के पक्के होते हैं। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकते, चाहे वो अपनी वचन के लिए अपनी जान, आन बान शान सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम इनको क्यों ना इनसे वादा लें, क्यों ना इनसे वचन कसम खिलवाई जाए जिससे ये हमारे खिलाफ विद्रोह ना करें। तो ऐसा ही उन्होंने नीमच में किया था। उन्होंने किसने किया था? कर्नल एबॉट ने सोचा कि हम इनको कसम खिलवाएंगे तो ये हमारे लिए विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था, मैंने आपको बता ही दिया कि वो हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एक बार भारतीय ने कसम खा ली तो कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे। पर अब तो लोग ऐसे हो गए हैं, कसम तो झूठी ऐसे ही खाते हैं जैसे कोई चाउमीन पिज्जा खा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कर्नल एबॉट ने उनको 2 जून को शपथ दिलाने की बात बोली थी, लेकिन मोहम्मद अली बेग थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम शपथ नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 3 जून को यहाँ पे नीमच में। कब हुई थी? 3 जून को, ठीक है। क्रांतिकारियों ने नीमच छावनी में एक सार्जेंट तथा उसके परिवार को मार दिया था, ठीक है। नीमच छावनी के सैनिकों की शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने सहायता की थी। अभी मैं आपको एक राजा स्वरूप सिंह के बारे में भी बताऊंगी। आपको उनके नाम को सुन करके घिन आएगी कि ऐसे भी राजा थे। और वो राजा कहाँ के थे? हमारे मेवाड़ के, जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे महान शूरवीर योद्धा पैदा हुए हैं, वहाँ पे एक महाराणा स्वरूप सिंह नामक इंसान भी पैदा हुए थे। वो हमारे राजा थे। उनको कहने हमें घिन आएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में, ठीक है। अभी हम अच्छे राजाओं के बारे में देखते हैं। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह की बारे में। नीमच के जितने भी सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उनकी शाहपुरा के राजा जो लक्ष्मण सिंह थे उन्होंने सहायता की थी, ठीक है। निम्बाहेड़ा टोंक के क्रांतिकारियों का जन स्वागत किया गया था। निम्बाहेड़ा टोंक में जो नीमच के जो क्रांतिकारी आए थे उनका जो जनता थी उन्होंने भरपूर स्वागत किया था। उनके खाने पीने का, ठहरने का बंदोबस्त भी किया था। लेकिन क्रांतिकारियों ने बोला कि भाई हम यहाँ पे नहीं ठहर सकते, तो हमें यहाँ से जाना होगा, अंग्रेज हमारे पीछे हैं। तो फिर जो 5 जून को था, जो अंग्रेज जो क्रांतिकारी थे वो देवली छावनी पहुँच चुके थे। देवली छावनी की जो महीदपुर टुकड़ी थी वो नीमच छावनी के लोगों के साथ, नीमच छावनी के जो सैनिक थे उनके साथ जुड़ गई थी देवली की। अब यहाँ पे तीसरी छावनी आ चुकी है। आप फिर मत बोलना देवली छावनी, ठीक है। तो ये मत बोलना कि क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। देवली छावनी की महीदपुर टुकड़ी नीमच छावनी के सैनिकों के साथ जुड़ गई थी। और देवली छावनी में जहाजपुर, भीलवाड़ा में 400 जो मीणा सैनिक थे उनको भर्ती किया गया। क्योंकि भाई उनको भर्ती क्यों किया गया था कि जो देवली छावनी की जो सैनिक टुकड़ी थी वो तो उनके साथ चली गई थी महीदपुर। अब वहाँ पे सैनिकों को कमी हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 400 जो मीणा थे उनको इसमें भर्ती कर दिया था हाल फिलहाल में भीलवाड़ा से ला करके, ठीक है। इसका नाम मीणा बटालियन रखा गया था, ठीक है। किसका? देवली छावनी में जो मीणा सैनिकों को भर्ती किया गया था उनका नाम क्या रखा गया था? मीणा बटालियन।
और फिर उसका मीणा बनाएंगे नाम बाद में मीणा कॉर्प्स कर दिया गया था बदल के 1921-22 में। ठीक है, फिर क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चल दिए, ये क्रांतिकारी भी दिल्ली की तरफ रवाना हो लिए। ठीक है, नीमच छावनी के 40 अंग्रेज परिवारों को नीमच नीमच छावनी से जो 40 अंग्रेज परिवार वहाँ पे विद्रोह होने के कारण भाग के आए थे ना, तो उनका जो डूंगला नामक गांव था उसमें रूदा जी नामक किसान थे, उन्होंने उनको 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दे दी थी कि भाई आप यहाँ पे आओ, ठहरो और रुको। उनको खाना पीना रहना सब कुछ व्यवस्था उन्होंने की थी। लेकिन फिर उसके बाद जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट C.L. शॉवर्स, वो कहाँ पे पहुँचे थे, वो नीमच पहुँचे। और फिर वो नीमच पहुँच के उन्होंने क्या किया था, वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के पास गए और स्वरूप सिंह ने क्या किया था, उनको उदयपुर के जो जग मंदिर थे उनमें शरण दी थी। उदयपुर के जग मंदिर के महलों में उन्हें शरण दी थी। किसने दी थी, महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, शॉवर्स ने इन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर पहुँचाया। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर के महलों में शरण दी थी। शॉवर्स ने नीमच पर नियंत्रण किया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। ऐसे भी हमारे यहाँ पे एक वो थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के सामने हार नहीं मानी, और एक ये थे महाराणा स्वरूप सिंह, जो मतलब अपने देश के बारे में, अपने देश हित के बारे में नहीं सोचा, अपने राज्य के बारे में नहीं सोचा, अपनी आन बान शान के बारे में नहीं सोचा, लेकिन बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। और जो हमारे अंग्रेज विद्रोही थे, विद्रोह कर रहे थे हमारे 1857 की क्रांति में, उनको भी उन्होंने कुचलने की कोशिश की थी। और यहाँ तक कि इतना ही कम नहीं था, उन्होंने अपने जो सिक्के थे, अपने सिक्कों पर अपनी रियासत का, अपने प्रतीक चिन्हों का यूज़ ना करके, महाराणा प्रताप का नाम का यूज़ ना करके उन्होंने क्या किया था, दोस्ती लंदन लिखवाया था। इन्होंने क्या किया था, अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन ये लिखवाया था इन्होंने। ऐसे भी राजा हुए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चौथी उस पे पढ़ते हैं, चौथी छावनी पर, एरनपुरा छावनी। अब एरनपुरा छावनी में क्या हुआ था, ठीक है, आया आपको समझ में? नसीराबाद, नीमच, देवली, तीनों छावनियाँ समझ में आई हैं आपको। अब हम आगे एरनपुरा की विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगी और आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना होगा, आप देखते हो वीडियो और वीडियो देख के चले जाते हो, कोई भी लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। गलत बात है, आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और उनको फ़ायदा हो। हम ये फ्री में वीडियोस बनाते हैं। लोग आपसे बड़ी कोचिंग्स हैं, वो आपसे रुपए लेके आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में मैं अपने हाथ से बने हुए नोट्स आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। इन नोट्स को मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं आपको क्या कहूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। आपको हमारी भी हेल्प करनी होगी। आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए, हम लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। हमने ये इसीलिए स्टार्ट किया है चैनल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एरनपुरा का विद्रोह। ठीक है, 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी के 90 पूर्वीय सैनिकों को आबू में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेरी हॉल के बंगले में आग लगा दी। अब ये पूर्वीय सैनिक जो पूर्व की ओर से आए थे, पूर्व की ओर से राजस्थान के पूर्व में क्या है आपके यूपी साइड से जो आए थे, उन्होंने क्या किया था, मतलब विद्रोह कर दिया था। अब ये पूर्वीय सैनिकों का नाम क्यों लिया गया है? जो 1857 की क्रांति थी उसमें सबसे ज़्यादा विद्रोह किसने किया था? जो मेरठ छावनी और बंगाल बिहार साइड की जो छावनियाँ थी, उनके सैनिक थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा विद्रोह किया था। तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचा था कि हम ये जो यूपी साइड की और ये बंगाल साइड की जो सैनिक जो टुकड़ियां हैं, अगर हम उनको अलग अलग कर दें तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगी और हम ये विद्रोह नहीं कर पाएंगे।
लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। जैसे जैसे इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में इन टुकड़ियों को भेजना स्टार्ट किया, तो हुआ क्या कि जो लोग और पूरे इसका विस्तार था ना, इस विद्रोह का पूरे देश में हो गया था। ठीक है, तो ये क्रांति फिर पूरे देश में हुई थी। पहले ये सिर्फ भागों में थी, बंगाल और आपके यूपी में साइड में, लेकिन अब ये इन्होंने जैसे जैसे टुकड़ी बांट दी और इसका विस्तार होता गया। ठीक है, तो ये पूर्विया सैनिक आपके यूपी साइड के थे। ठीक है, 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में 90 पूर्विया सैनिक थे। इन्होंने आबू में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल के बंगले में आग लगा दी थी। ठीक है, जिसमें एजीजी का पुत्र एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, एजीजी कौन थे राजस्थान के, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। उनके पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गए थे उस आग में। फिर 23 अगस्त 1857 को यह सैनिक माउंट आबू एरनपुरा पहुंच गए थे तथा अपनी बाकी साथियों को लेकर ये दिल्ली की ओर चले गए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया दिल्ली की ओर क्यों जा रहे थे बार बार। एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया और शिवनाथ सिंह आंसू। ठीक है, जो मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, एरनपुरा छावनी ने। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ये नारा किसने दिया था, एरनपुरा छावनी ने। लेकिन अगर ये पूछा जाए छावनी में छावनी या सैनिकों के रूप में पूछा जाए तो एरनपुरा नाम आएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो शिवनाथ सिंह आसोप का नाम आएगा। किसका आएगा, शिवनाथ सिंह आसोप का नाम आएगा। इसमें मुख्य नेता कौन कौन से थे इस क्रांति में, एरनपुरा की मोती खां, तिलकराम, शीतल प्रसाद, अब्बास अली। ठीक है, अब दिल्ली जाते समय इन सैनिकों की मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से हुई थी, जो आउवा के सामंत से थे। यह सैनिक कुशाल सिंह के साथ जुड़ गए। ठीक है, किसके साथ जुड़ गए थे, कुशाल सिंह के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, आपको समझ में आया। अब ये कुशाल सिंह चंपावत के साथ जुड़े थे। अब कुशाल सिंह चंपावत ने फिर इनसे क्या कहा था कि इनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत बोले, अरे भाया तुम इकट्ठे जा रहे हो, तुम अगर इधर तुम इकट्ठे जाओगे, अगर इधर से भी तुम दिल्ली पहुंच जाओगे तो दिल्ली में दिल्ली पहुंच के तुम करोगे क्या, अट्ठे ही रहो ना, तुम इकट्ठे जाओगे तुम इधर उधर से। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई हम वहाँ पे जाके देश को आज़ाद करवाएंगे। फिर वो बोले कुशाल सिंह चंपावत, अरे तुमने करवा लिया देश आज़ाद, तुम क्या करोगे देश आज़ाद करवा के, तुम क्या खुद का इलाका आज़ाद करवा पाएगा, अभी तक नहीं करवा पाए, तो फिर तुम देश को आज़ाद कैसे करवाओगे। सबसे पहले तुमको खुद का इलाका, खुद जहाँ रहते हो वो जगह, वो इलाका तुम्हें आज़ाद करवाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें शांति लानी पड़ेगी, उसके बाद तुम देश में पहुँचना। ठीक है, पहले तुम यहीं पे बैठे रहो, करवा लिया तुमने देश आज़ाद। तो फिर इस सबसे परेशान फिर वो बोले तुम क्या करो, क्या करें। फिर कुशाल सिंह चंपावत ने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, हम मिलके देश को आज़ाद करवाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया था, कुशाल सिंह चंपावत का क्या खेल था, अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये था आपका जोधपुर रियासत। अब जोधपुर रियासत का ये है खालसा। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका आउवा, जहाँ पे कौन राज करता है, आपके कुशाल सिंह चंपावत, ये है आपका आउवा। ठीक है, अब इसकी बगल वाली रियासत के जो सामंत थे, उन ठिकानेदार, जागीरदार, कुछ भी कह सकते हो, उनसे इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, इनकी आपस में हमेशा पंगा रहता था। तो अभी एक दिन क्या हुआ था, ये वाला इसका जो सामंत था वो एक दिन मर गया। अब यहाँ पर कोई सामंत नहीं। ठीक है, तो ये जो खालसा था, इसका जो राजा था, वो राजा आए यहाँ पे भाई घूमने फिरने क्यों फिरने आए थे, इसके लिए ही। कोई मर जाता है तो हम उसके देखें, उसके पास जाते हैं ना एक बार तीजे वगैरह में, उससे मिलने, उसके लिए रोने। तो ऐसे ही ये राजा गए थे जोधपुर के। तो फिर उस टाइम पर इन्होंने, ये जो आउवा के जो सामंत थे ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने ये भी यहाँ पे आए थे। तो इन्होंने राजा से क्या कहा था कि भाई आप है ना, कोई अगर ऐसा कोई आप यहाँ पे वापस कोई ना कोई सामंत वगैरह लेके आओगे, तो सामंत लाओगे तो आपको क्या करना है
कि अब यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा सा राजा, ऐसा अच्छा सा सामंत यहाँ पे बैठा देना जिससे मेरी बन जाए। हम दोनों के राज्य में मतलब हम दोनों की जो जागीर हैं वहाँ पे ठिकाने हैं, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो आप ऐसा लाओगे तो हमारे शांति बनी रहेगी। तो फिर राजा ने क्या किया, उससे बोला कि तुम मैं ना एक बार करना, तुम हमारे पास आ जाना, हमारे पास आके तुम बात करना। तो कुछ दिन बाद ये जो आउवा कुशाल सिंह थे ये यहाँ पे आए थे जोधपुर खालसा में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला कि राजा साहब आपने कहा था ना मैं आ जाऊँ, तो आप यहाँ पे कोई अच्छा सा अपनी मतलब कोई अच्छा सा सामंत यहाँ पे बिठा दीजिए मेरी बगल वाली रियासत में। तो राजा ने क्या किया था कि राजा ने एकदम एटीट्यूड में आ गए अपने कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मैं अपनी मर्जी से मुझे जिसको लाना होगा मैं उससे लेके आऊँगा, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले, तुम कोई राजा हो। तो इस वजह से मतलब उन्होंने राजा ने खूब अच्छी खासी फटकार लगा दी थी कुशाल सिंह को। तो कुशाल सिंह एकदम रौब में आकर के बोला, तेज में आकर के कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बोलने वाले, और तुम में जितनी दम है उतनी लगा लो, और तुमको जिसको बिठाना है उसको बिठा दो, मैं उसका सिर कलम करके रख दूंगा। अब राजा ने गुस्से में आकर के क्या किया कि यहाँ पर जो था उसका आउवा का मतलब कुशाल सिंह का जो दुश्मन था, उससे भी पुराना उससे भी भयंकर दुश्मन यहाँ पे लाके उन्होंने बिठा दिया। अब आउवा के कुशाल सिंह को आया गुस्सा, तो इन्होंने इसका सारा कलम कर दिया, इसको मार डाला। अब इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। और फिर अब जो जोधपुर का राजा था वो कुशाल सिंह के खिलाफ भड़क गया, और अंग्रेज अधिकारी थे वो क्यों भड़क गए कुशाल सिंह के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो छावनी के जो सैनिक थे एरनपुरा छावनी के, उनको शरण दी हुई थी, यहाँ पे अपने आउवा में शरण दी हुई थी ना, तो इस वजह से वो भड़क गए। तो अंग्रेज और जोधपुर के शासक ये दोनों यहाँ पे मिलके आउवा के कुशाल सिंह के खिलाफ युद्ध करने लगे, और ये 3 युद्ध हुए थे, बिठौड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आउवा का युद्ध। चेलावास को गोरे कालो का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये बिठौड़ा का युद्ध। बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का 18 सितंबर 1857 यानी कि 10 दिन बाद। फिर बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ, आउवा का युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 को, ठीक है। अब यहाँ पे जोधपुर से आए, अब ये युद्ध हुआ था, जोधपुर से आए थे कुशाल राज सिंह भी, और अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन हिथकोट, जिन्होंने याद करो ये कैप्टन हिथकोट का संबंध किस छावनी से, याद करो जल्दी याद करो, बताओ मुझे जल्दी बताओ, कैप्टन हिथकोट का संबंध किस छावनी से है? कैप्टन हिथकोट का संबंध नसीराबाद छावनी से। ये अंग्रेज ये क्रांतिकारियों का पीछा कर रहे थे ना, तो असफल रहे, ये वही है कैप्टन हिथकोट है, नसीराबाद छावनी से संबंधित है, ठीक है। इन दोनों ने मिलके कुशाल सिंह के खिलाफ युद्ध किया, और कुशाल सिंह चंपावत इसमें जीत गए। फिर उसके बाद हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद हुआ था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अब इसमें क्या थे, एक तरफ तो थे अंग्रेज अधिकारी और दूसरी तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। अब इसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये कौन थे? राजस्थान के एजीजी, और मैक मोशन ये कौन थे? राजस्थान के जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। इन्होंने मिलकर के किसके खिलाफ युद्ध किया था? कुशाल सिंह चंपावत का। कुशाल सिंह चंपावत इसमें भी जीत गए। मैक मोशन का सिर काटकर आउवा के किले पर टांग दिया गया। अब भाई मैक मोशन के सिर के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। हुआ क्या था, मैक मोशन मैं आपको बताती हूँ। जो कुशाल सिंह के पास जो सैनिक थे, आधे जो सैनिक थे उसके कुछ वो अंग्रेजों की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जो एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे वो ये है आउवा के कुशाल सिंह चंपावत थे। उन्होंने एरनपुरा से इम्पाली से जो आ रहे थे उनको शरण दे दी थी, और उनको शरण दी थी तो उनके पास जो यूनिफॉर्म थी वो कैसी थी? वो अंग्रेज़ों की दी हुई यूनिफॉर्म थी। जो अंग्रेज सैनिक आए थे उनसे उनकी यूनिफॉर्म मिल रही थी। तो मैक मोशन को क्या लगा था
कि भाई ये तो अपने ही सैनिक थे, युद्ध भूमि में इसको क्या लगा था कि ये जो सैनिक हैं ये अपने ही सैनिक हैं। तो इन्होंने क्या किया था, मैकमोहन जाके उन अंग्रेजों के पास पहुँचे और बोले भाई अपने एजीजी कहाँ है और क्या है, क्या क्या माहौल है, क्या युद्ध का क्या कैसे रणनीति है, आप हमें बताओ और हमें लेके चलो एजीजी के पास। तो जो सैनिक थे वो तुरंत समझ गए कि भाई ये तो हमारे खिलाफ युद्ध करने आया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सैनिक थे उन्होंने एक ने आके पीछे से लात मारी और एक ने आगे धड़ से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग किया उसको जाके किले पर टांग दिया था। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये तो। बेचारा इसने तो युद्ध भी नहीं किया था और ऐसे ही मारा भी गया, कैसे क्या उनसे हालचाल लेने गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आउवा के किले पर टांग दिया था, किसको क्या टांग दिया था, मैकमोहन का सिर। फिर आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को। इसमें हंसराज जोशी और कर्नल होम्स शामिल थे। ठीक है, इन दोनों ने कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अब कुशाल सिंह चंपावत को जैसे लगा कि भाई युद्ध हारने की कंडीशन पे है, तो इन्होंने अपने जो राजा थे, अपने भाई थे, खास सके भाई पृथ्वी सिंह लांबिया, इनको युद्ध की कमान सौंप के वहाँ से भाग गए और पृथ्वी सिंह लांबिया हार गए। अब आप ये बोलोगे इनका तो सरनेम चंपावत है और ये लांबिया है, ऐसा क्यों? भाई पहले थे जागीरदार और ठिकानेदार, उनको उनके ठिकाने और परगनों के नाम से अधिक जाना जाता था, इसलिए यहाँ लांबिया चंपावत ऐसे लांबिया वगैरह ऐसे नाम दे रखे हैं उनके ठिकानों के। ठीक है, कर्नल होम्स ने 24 जनवरी 1858 को आउवा पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने। युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी को। कुशाल सिंह चंपावत ने सलुम्बर के शासक केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोत सिंह के पास शरण ली। फिर उसके बाद 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कब किया था? 8 अगस्त 1860 को। उन्होंने कहा था कि भाई मैं कब तक ऐसे भागता फिरूंगा, ऐसे अच्छा है मैं शरण ले लूँ और इस मामले की जांच के लिए फिर उन्होंने जो कुशाल सिंह थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बेगुनाह हूँ, जो भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। ये फिर वो बोले तुमने हमारे साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध क्यों किया था? जो टेलर आया बैठा था, तो उन्होंने कहा तुमने हमारे साथ युद्ध क्यों किया था अंग्रेज अधिकारियों के साथ? वो बोले भाई मैं आपसे युद्ध नहीं करने वाला था, मेरी तो जोधपुर के जो राजा थे उनके साथ दुश्मनी थी, उनके साथ पंगा चल रहा था, तो मैं आपके साथ युद्ध क्यों करने लगा? आप उनके साथ मिलकर युद्ध करोगे तो भाई मैं आपकी पूजा थोड़ी ना करूँगा, फिर मैं भी तो आपको बदले में हथियार दिखाऊंगा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी मेरे। तो फिर वो बोले अंग्रेज अधिकारी कि भाई तुमने ना उनका हमारे जो भागे हुए एरनपुरा के सैनिक थे उनको शरण क्यों दी थी? तो फिर कुशाल सिंह चंपावत बोला कि मैंने भाई किसी को शरण नहीं दी थी, जो वो थे एरनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने मेरे सर पे गन रख दी और बोले हमें अपने पास शरण दो और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और इनसे जाके लड़ो अंग्रेज अधिकारियों से। तो इस वजह से मुझे अपनी जान बचाने के लिए क्या ये सब करना पड़ता। अब आप ही बताइए मरता क्या ना करता। अब उसकी यह बात सुन के फिर जो टेलर आया था उसने उसको और मतलब सही साबित कर दिया कि भाई ये बात सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो फिर 10 नवंबर 1960 को कुशाल सिंह चंपावत रिहा हो गए। लेकिन जो जोधपुर थे जोधपुर रियासत में उनका आना बैन कर दिया कि आप कभी भी ज़िंदगी में जोधपुर में कदम नहीं रखोगे। फिर 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हुई। कवि गिरवरदार ने आउवा के संघर्ष को भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा है। ठीक है, किसको भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा है? आउवा के संघर्ष को। और किसने कहा है? कवि गिरवरदार ने कहा है। ठीक है, अब इसके पीछे एक अच्छी सी स्टोरी और है भाई। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो वहाँ के जो लोग थे वो क्या बोलते थे कि जो आउवा के जो ठिकानेदार हैं, जो कुशाल सिंह चंपावत हैं, तो आउवा के जो भी सामंत होते थे उनके ठाकुरों के पास की आराध्य देवी थी सुगाली माता। अब सुगाली माता जो थी उनका आशीर्वाद ये था कि जो भी इनके मतलब प्याला पी के जाता है, जो भी इनकी शरण में उसको कभी मतलब मृत्यु छू भी नहीं सकती, वो अमर हो जाता है। तो इस वजह से
ये इनकी कहानी भी पीछे मानी जाती है, ठीक है। तो जो सुगाली माता थी, आप हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सुगाली माता आहुआ के ठाकुरों की आराध्य देवी थी। ये काले संगमरमर की मूर्ति थी और मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ थे, ठीक है। कितने थे? 10 सिर और 54 हाथ, जो अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा गया था और वर्तमान में यह पाली के वांगड़ म्यूजियम है, पाली के वांगड़ म्यूजियम में। और ये क्रांति की देवी भी कहलाती है। क्रांति की देवी आपके कौन है? सुगाली माता। सैनिकों की देवी तनोट माता। चूहों की देवी करणी माता। याद रखना इन तीनों को ना, उपनाम अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत कौन कौन से थे? शिवनाथ सिंह आसू, बिशन सिंह गुल्लर, अजीत सिंह आरनियावास, जोत सिंह भोगावा, प्रेम सिंह बांता, जगत सिंह तुलगारी, चांद सिंह बसवाना, ठीक है। शिवनाथ सिंह आसू दिल्ली जाते समय अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड के नारनौल के पास हरा दिया इन्होंने, और जोधपुर के समीप बरसू नामक स्थान पर 35 दिन तक संघर्ष करते रहे। आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जन विद्रोह से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये 1857 की क्रांति, और आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आगे हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आपका अलविदा, और आप ऐसे ही खुश रहिए और वैसे ही पढ़ते रहिए। बाय।